हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुड़ गए आप लोग, 2-3 मिनट देता हूँ, फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा। वो एक्चुअली मैं आ नहीं पा रहा था। संडे को मैं ऑनलाइन आया था, फिर मंडे को नहीं आ पाया, ट्यूसडे को भी नहीं आ पाया, टुडे इज वेडनेसडे। तो फॉर कमिंग लेट आई हैव माई ओन रीजन, बिकॉज आई हैव सम अदर हेक्टिक प्रोफेशनल शेड्यूल्स। मैं भले फेसबुक लाइव पे नहीं आ पा रहा था, लेकिन जूम एप्लीकेशन के थ्रू मेरे क्लासेस जो चलते हैं, असल में इन जनरल 4 ही क्लास लेता हूँ मैं जूम पर, लेकिन इधर मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे ट्यूसडे 2 दिन थोड़ा हेक्टिक हो गया है ना, चूँकि जो एक मैथमेटिक्स के फैकल्टी जो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो बीमार पड़ गया, जिसके चलते मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ा। और मेरे फिजिक्स के काउंटर पार्ट जो हैं, है ना, कलीग हैं, उनको एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ा, जिसके चलते थोड़ा हेक्टिक हो गया। दैट्स व्हाई आई वाज अनेबल टू कम ऑन फेसबुक लाइव, so that's it. तो चूँकि that is my professional commitment, that's why I will have to abide by that. Okay, so let's start the video. पिछले लेक्चर में मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होता है मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, ब्ला 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 एक्सेट्रा। तो डायरेक्टली किसी को अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा क्यों होता है वो समझने में अगर कोई दिक्कत हो, तो ही कैन हैव द एक्सेस ऑफ द प्रीवियस वीडियो, and he can have that repeatedly, and in order to make him feel understand in a much more efficient manner. तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है, चूँकि मैंने बताया था कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो टोटल मैक्सिमम देयर कुड बी ऑफ 5 काइंड्स। 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 5 काइंड्स, 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हो सकती है। नंबर 1 पैरामैग्नेटिज्म, नंबर 2 डायमैग्नेटिज्म, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिज्म, नंबर 4 पेरीमैग्नेटिज्म, एंड नंबर 5 इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बीइंग डिसाइडेड ऑन द basis of the absence or presence of magnetic moment present in that particular substance. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की इस बात पर डिसाइड होगी कि उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड तभी मौजूद होगा जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उस सॉलिड सब्सटेंस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। यानी इफ द इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड और unpaired electrons are present in any particular solid substance, I mean in any orbital of that particular solid substance, then magnetic moment will be present, and if there are no unpaired electrons, then there is no magnetic moment. It is as simple as that. अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, तभी मैग्नेटिक मोमेंट है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट from paramagnetism. Paramagnetism is defined as the phenomenon due to which if any particular solid substance does a high halo to any particular applied magnetic field. अगर कोई परफेक्ट सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, लेकिन जूम पर जो लेक्चर चलता है थोड़ा खो जाता हूँ मैं उसमें, है ना। जूम पर जो लेक्चर चलता है, चूँकि उसमें कंटिन्यूस इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो फिर मैं जब इसमें आता हूँ तो हिंदी में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है बोलना, ठीक है। मतलब मुश्किल क्या होता है, बोल ही सकते हैं, मेरी मातृभाषा है, मेरी राष्ट्र भाषा है हिंदी, आई एम प्राउड ऑफ हिंदी, लेकिन हो जाता है कभी कभी, गेटिंग यूज टू द कंडीशन वाला मामला है ना। वो देयर इज नो बिग डील। इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी महारत या बहुत गर्व की बात मैं नहीं समझता, लेकिन कोर्सेज फॉर कोर्सेज, अगर किसी को इंग्लिश में लेक्चर चाहिए तो इंग्लिश में ही देना पड़ता है। चलिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि पिछला लेक्चर मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर कंप्लीट इंग्लिश हो गया, तो चलिए ठीक है, हो जाता है, क्योंकि
मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं रिपीटेडली अब 4-5 क्लास में जूम पे लेता हूँ, कंटिन्यूअस इंग्लिश में क्वेरी, इंग्लिश में एवरीथिंग, तो उसमें हो जाता है कभी कभी थ्रू द हीट ऑफ द मोमेंट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश का प्रयोग कम से कम करूं, कहीं कहीं तो करना ही पड़ेगा। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी का इस्तेमाल करूं। पैरामैग्नेटिज्म हम डिफाइन करते हैं कि ये वैसा फेनोमेनन है कि जब किसी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तब उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई किया था, हाउ द हेल, I mean why the hell any magnetic field is being applied to any particular substance? Just to check it, what is their magnetic property, whether they love that magnetic field or whether they hate, and love and hate could be strong or weak. तो अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो अगर वो उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रति वीक अट्रैक्शन शो करता है, वीक अट्रैक्शन, तब उस सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और उस फेनोमेनन को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और ये जो वीक अट्रैक्शन है उसका रीजन ये है कि वही सॉलिड सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा जिस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उनके ऑर्बिटल्स में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मौजूदगी के चलते उनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फील सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इफ एनी पर्टिकुलर, हिंदी में बोल दिया, लेट्स कम टू इंग्लिश। अगर इफ एनी मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग अप्लाइड टू एनी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस एंड if that particular solid substance shows weak attraction towards that applied magnetic field due to the presence of unpaired electrons in their orbitals, because of which a net magnetic moment is present associated with that particular solid substance, because of which they are feeling a weak attraction towards that applied magnetic field, then this particular phenomenon is called paramagnetism, and the substance exhibiting such type of weak attraction towards that applied magnetic field is being termed as paramagnetic. तो पैरामैग्नेटिक हम वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो सब्सटेंसेस जब उनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति वीक अट्रैक्शन शो करते हैं। और वीक अट्रैक्शन क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा तो 100% उनको इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्शन शो करना ही करना होगा। इस पर बहुत बात हो चुकी है इन द प्रीवियस लेक्चर इन विच आई वाज डिस्कसिंग व्हाई द हेल, हाउ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस इज बीइंग डिसाइडेड, व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। ओके, टुडे पैरामैग्नेटिज्म इज ओवर, नाउ डायामैग्नेटिज्म। अगर किसी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग अप्लाइड, अगर किसी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और अगर वो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल, मीन्स विकर्षित करना, मना कर देना, वीकली रिपेल अगर कर देता है, तब उस सब्सटेंस को हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। और वीकली रिपेल इसलिए कर देता है क्योंकि उन ऑर्बिटल्स में तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद नहीं है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, और मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो फिर उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ऑटोमेटिकली वो वीकली रिपेल कर देगा। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत क्लियर कट बताया आपको कि अगर भूख का मोमेंट नहीं होगा तो खाना का फील्ड आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना, सिंपल है। आपको क्रिकेट का मोमेंट, क्रिकेट से लगाव का मोमेंट अगर आपको अंदर में दिल में नहीं होगा तो आप क्रिकेट का मैच नहीं देखोगे। आपको वेज खाना का पसंद का होने का मोमेंट अगर आपको नहीं होगा तो आप वेज खाना पसंद नहीं करोगे। इट इज लाइक दैट। सो if any particular magnetic field is being applied to any particular solid substance, and if that particular solid substance
weakly repels that applied magnetic field due to absence of unpaired electrons. Due to absence of unpaired electrons, resulting in the net magnetic moment being zero. That's why it has to repel that external applied magnetic field. And this phenomenon is called diamagnetism. And the substances which exhibit this kind of behavior is called diamagnetic. यानी कि डायमैग्नेटिक वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिन सब्सटेंसेस के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो उस एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल कर देगा। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रूशियल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। Ferromagnetic substances are those particular substances. Ferromagnetic substances हम वैसे substances को बोलते हैं जिन substances के अंदर अगर आप उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं जो एक मर्तबा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हासिल कर ले। और हासिल कैसे करेगा? जब आप मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करोगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो सब्सटेंसेस एक मर्तबा मैग्नेटाइज्ड अगर हो जाएं तो अगर आप उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दोगे तो भी ये मैग्नेटाइज्ड रहेगा, तो भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर किया रहेगा। यानी सिंपल सी बात है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which once is magnetized, it will remain magnetized even after the removal of that particular external applied magnetic field. इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में मजाक में कहा था, राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सॉन्ग था जो बड़ा अच्छा हमको लगता है। न तो होठों पे सच्चाई न दिल में सफाई, करके गंगा को ये खराब देते गंगा की ही दुआई। उसका एक लाइन था कि सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये क्या है? एक मर्तबा कोई आदमी अगर किसी को वचन दे दिया तो मरते दम तक निभाएगा। आजकल वैसा आदमी नहीं है, पुराने जमाने में था। आजकल तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला फंडा है। कहने का तात्पर्य है, इसी को हमने कहा था, एक बड़ा इंग्लिश में मशहूर प्रोवर्ब है, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड, वंस अ फो ऑलवेज अ फो। एक बार अगर दोस्त बनाया तो उम्र भर के लिए, और बखुदा दुश्मन भी बनाया तो उम्र भर के लिए। मैंने एक कहावत है कि दोस्त और दुश्मन का पीछा कब्र तक, चिता तक नहीं छोड़ने का। दोस्त और दुश्मन, ये हम नहीं बोलते, बड़े बुजुर्ग लोग तो बोल के गए, हम तो उसको रिपीट कर रहे थे। मतलब दोस्त और दुश्मन का पीछा कब्र तक नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? थोड़े से मारपीट करना है, मतलब साथ निभाना है ना। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मामला भी कुछ इसी तरह का है। सपोज करो अभी रमजान बीता, तो रमजान बीता तो आप देखते हैं कि शरीफ आदमी भी, कमीना आदमी भी, गुंडा आवारा लखैरा चोर पॉकेटमार जितना लोग है, अच्छा बुरा सब लोग जा करके काफी अपने आप को धार्मिक रुजू में चला जाता है और नमाज पढ़ता है ना, जो भी मतलब धर्म कर्म का काम उसको अंजाम देता है। लेकिन रमजान खत्म, कमीनतौरी चालू। अरे रमजान खत्म, कमीनतौरी चालू, बदमाशी चालू। क्योंकि रमजान में तो शैतान को जंजीर से बांध दिया जाता है। रमजान खत्म, शैतान आजाद। जो इंसान था रमजान में एनी टाइम टोपी पहन के घूम रहा था, बड़का 3 किलोमीटर लंबा दाढ़ी लगा करके घूम रहा था, वो खुद दाढ़ी मोछ मुड़ा के एकदम लापता हो रहा है दूसरे दुनिया में। लेकिन अगर रमजान खत्म होने के बाद भी आई एम गिविंग यू रेफरेंस, अगर रमजान खत्म होने के बाद भी कोई इंसान उसी रमजान वाले मोड में पूरे साल रहता है, उसी तरह से इबादत में लीन रहता है, बुराई से दूर रहता है, गलत काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, तो उसको हम फेरोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रमजान एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो इंसान अगर एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड इंप्लीमेंट हुआ कि धर्म कर्म में चले जाओ, धार्मिक हो जाओ। अब रमजान खत्म हो गया,
तो मैग्नेटिक फील्ड हट गया, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हट गया तो अगर उसके बाद भी वो उस रमजान की प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को कायम रखता है, तब हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फेरोमैग्नेटिज्म को एग्जिबिट कर रहा है। हमारे गांव वगैरह में कहावत है कि बाप जब दरवाजे से अंदर घुसता है तो बेटा जो होता है वो खिड़की से बाहर भाग जाता है कूद के, क्योंकि बेटा बदमाशी करता है। तो बाप जब तक घर में रहता है तो बेटा माथा में पूरा 3 लीटर तेल उल डाल करके एकदम पूरा जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर का उच्चारण करते रहता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है कि पिताजी हैं बगल में खड़े हुए, कोई बदमाशी नहीं करता है। तो कहने का मतलब पिताजी आपके अगर एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, आप अगर एक सॉलिड सब्सटेंस हैं, तो अगर आप पिताजी के सामने जिस तरह से अपने आचरण को सही तरीके से मेंटेन करके रख रहे हैं, अगर आपके पिताजी हट जाए, वहां से चले जाए कहीं 2-3 दिन के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड हट गया, बावजूद इसके अगर आप वही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं तो ही आप फेरोमैग्नेटिक हैं। यानी फेरोमैग्नेटिक वैसे सब्सटेंसेस हैं, कैसे हैं? वंस मैग्नेटाइज्ड इट विल रिमेन मैग्नेटाइज्ड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। जो पुराने लोग थे, जो जिनका मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए, जिनका मानना था दोस्त और दुश्मन का पीछा कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, न चीता तक छोड़ेंगे, वहां तक चलेंगे, ये उनके लिए दोज पीपुल आर फेरोमैग्नेटिक। वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड, वंस अ फो वंस एन एनिमी ऑलवेज एन एनिमी। यानी देखेंगे नहीं पतला और मोटा। हिंदी में कहावत है ना, ओखली में सर दे दिया तो मुसलों से क्या डरना। इट इज जस्ट लाइक दैट। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको मजा भी आए और समझ में भी आए। मजा आएगा तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो मजा आएगा। दोनों एक दूसरे का है ना, कलम और कॉपी, सॉरी पेन और कवर की तरह है, ठीक है ना। दो पलड़ा है तराजू का, समझ में आएगा तो मजा आएगा और मजा आएगा तो समझ में तो आना ही आना। सारा मामला तो समझ में आने का, कॉपी भर के क्या करोगे, है ना। लाइब्रेरी में 3 करोड़ किताब रखा हुआ है, समझ में आएगा तब ना। चलिए एनीवे, तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक हो गया। लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज फेरीमैग्नेटिक। हाँ, एक चीज और मैं बोलना भूल गया, फेरोमैग्नेटिक में मिस कर गया मैं। नीट 2006 में, नीट के एग्जामिनेशन में, 2013 से नीट हो रहा है, 2006 में तो AIPMT ही हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि नीट ही बोलते हैं तो नीट ही बोल लेते हैं उसको। नीट 2006 में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था, ये फिजिक्स का था। नीट 2000, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट, अब चेल आप जाके देख सकते हो उसको। 2006 में 2006 में नीट के फिजिक्स का ये क्वेश्चन है कि कौन से, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन या विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व डोमेन फॉर्मेशन। ये एक बात हम चाहें तो नहीं भी बता सकते हैं, चूंकि इट डजंट कम्स अंडर द एरिना ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट में मेरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ा के निकल जाना है, मेरे को क्या करना है डोमेन फॉर्मेशन से। लेकिन चूंकि हमेशा मैं बोलता हूं कि मतलब पढ़ेंगे तो एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, काबिलियत भी हासिल करने के लिए। चूंकि 1 सेकंड का चीज है, एक लाइन अगर और हम बोल देंगे तो ना हमको कोई मौत आ जाएगी, ना सुनने वाले को कोई मौत आ जाएगी, लेकिन देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट, एंड एम्पावरमेंट गिव्स यू एक्सपर्टीज, ओके, एंड एक्सपर्टीज will bring you some sort of confidence. You will feel more and more confident. And life is all about confidence. Having confidence is the half of the battle won. चलिए ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो आई मीन टू से कि नीट 2006 में क्वेश्चन था कि डोमेन फॉर्मेशन किस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में होता है, उसका आंसर है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के चलते अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड इंप्लीमेंट करोगे तो वंस इट विल बी मैग्नेटाइज्ड देन इट विल रिमेन मैग्नेटाइज्ड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप हटा भी लोगे तो एक मरतबा इसने अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हासिल कर लिया तो फिर उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखेगा, बरकरार करके रखेगा, जारी रखेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने वाले सब्सटेंसेस के अंदर
तमाम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उनके अंदर मौजूद हैं, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ एक समूह में, एक ग्रुप में आते हैं, और इसी ग्रुप ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं डोमेन फॉर्मेशन। कंप्यूटर का जुबान में सबको पता होता है डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब मेरा इलाका, मेरा घर, मेरा क्षेत्र, ठीक है, डोमेन फॉर्मेशन। और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बाद भी जो ये एग्जिबिट करते हैं, उसका कारण है यही डोमेन फॉर्मेशन। मेरा काम नहीं बताना, ये फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन एक लाइन बोलने का बड़ा तबीयत किया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो रहा नहीं कि ऐसे बताते रहे। नॉन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ माई फ्रेटर्निटी who handle physics or who are great in their subject, which is physics, please for God's sake, don't take it as an offense. It is in good gesture. Okay? You are doing your bit, I am doing my bit. I love you all. I salute you all for your extraordinary contributions. चलिए, तो कहने का मतलब है कि डोमेन फॉर्मेशन जो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, वही रीजन है, वही रेस्पॉन्सिबल है इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हासिल करने का, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि डोमेन फॉर्मेशन का मतलब, इसको आप ऐसे समझें कि अगर कहीं सोसाइटी के टैबू के हिसाब से मैं बताता हूं कि अगर कहीं 20 इंसान जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, 20 इंसान जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कहीं पे मान लीजिए 20 ऐसा इंसान हो, ऐसा लड़का हो जिसमें से कोई शाहरुख खान टाइप हो, सलमान हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, यानी जितना बेहतरीन सब है सारा हो वहां पर, तो ऑटोमेटिकली एक डोमेन फॉर्मेशन होगा। उसका जो पावर होगा, मैग्नेटिक पावर, वो तो बहुत हाई होगा। तो डोमेन फॉर्मेशन का मतलब यही होता है, तमाम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक साथ, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ डोमेन, बिकॉज ऑफ विच these ferromagnetic substances exhibit the magnetic property even after the removal of the applied magnetic field. क्लियर है? याद रखेंगे कि डोमेन फॉर्मेशन किस में होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में होता है, या फेरोमैग्नेटिज्म के फेनोमेनन के केस में होता है। आई मीन डोमेन फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दोज substances only which exhibit the property of ferromagnetism or which are basically ferromagnetic in their nature. ठीक है? तो चौथा प्रॉपर्टी है फेरी मैग्नेटिक। अब फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनके अंदर अनइक्वल मतलब बराबर नहीं, नॉट इक्वल। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलाइन करते हैं, मतलब सजाते हैं अपने आप को, अलाइन करते हैं या एक ऐसा अलाइनमेंट करते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसा अलाइनमेंट करते हैं जिसके चलते, अब अनइक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ना। नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइन करते हैं इस तरह से अपने आप को फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर कि उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता इसका मतलब है कि देयर इज अ डेफिनेट नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट। और डेफिनेट नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मौजूद है तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति भी अट्रैक्शन शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अलाइन्ड। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर बीइंग डिफाइंड एज दोज सब्सटेंसेस in which unequal number of unpaired electrons are being aligned in such a manner, in such a fashion that their net magnetic moment is never zero. That is, there is a definite amount of net magnetic moment being present. And if net magnetic moment is being present, then if you will apply a magnetic field to these substances, then these substances will
show a weak attraction towards that particular applied magnetic field. That is why it is having the nature of a paramagnetic substance. दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझ में. दिक्कत हो वीडियो दोबारा सुनो. I have explained it in Hindi and English as well. तो ये चौथा हो गया. पांचवा, the last but not the least, एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर नाम ही जैसा है, फेरो का एंटी, उल्टा. एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस हैं जिन सब्सटेंसेस के अंदर इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल मीन्स बराबर, equal number of unpaired electrons are being aligned in such a manner that the net magnetic moment is zero. और इसमें समझने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब अलाइन होगा, व्हाट द हेल इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस इन द अरेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट. अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इज ऑफ अपोजिट स्पिन्स. And if the electrons are paired having opposite spins, then there is no chance of magnetic moment, because the magnetic moment of one electron will 100% cancel the magnetic moment of the other electron. तो मेरे भाई, एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आपका जो है वो इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से अलाइंड करता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो हो जाता है जीरो. और जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट एब्सेंट है, मौजूद नहीं है. नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब नहीं है तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो सप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति वीक रिपल्शन शो करेगा, यानी ये शो करेगा डायमैग्नेटिक नेचर. यानी एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस इन विच equal number of unpaired electrons are aligned in such a manner, in such a fashion that their net magnetic moment becomes zero. And due to the net magnetic moment being zero, when you will apply any particular magnetic field to this particular substance, then these substances will weakly repel those applied magnetic field. That's why we can ascertain the fact, we can establish the fact that antiferromagnetic substances exhibit the nature of a diamagnetic substance. और लास्ट समअप कर, एग्जाम्पल जितना भी है वो मैंने भेजा ग्रुप में, जितना भी क्लासरूम की रिटर्न कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज, उसमें सारा एग्जाम्पल वगैरह लिखा हुआ है ना. फेरोमैग्नेटिक के हवाले से फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया है ना, वो Cr2O7 का इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक टेप बनाने में, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो मैग्नेटिक टेप होता है ना, उसको बनाने में. ये क्वेश्चन आ गया दिमाग में अभी, ये भी शायद नीटी का क्वेश्चन है ना, वो आप चेक कीजिए, मेरा काम था बोल देना. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल आमतौर पर होता है मैग्नेटिक टेप, ऑडियो मैग्नेटिक टेप बनाने में. और एक और बॉटम लाइन वाला लास्ट लाइन में बोल दूं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हाई टेम्परेचर पे पारामैग्नेटिक का ही बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ओवर, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है. वीडियो इज अवेलेबल, यू कैन हैव इट, है ना, जितनी बार आप चाहें यू कैन हैव इट. ठीक है, जितनी बार आप चाहें सुनना तो सुन सकते हैं. किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, हमने बार बार कहा है कि आई वुड लव टू हैव ऑल योर क्वेरीज. ठीक है, जस्ट गो एंड शूट योर क्वेरीज, आई वुड लव टू हैव ऑल दोस क्वेरीज. ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हो. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज नो बिग डील, बहुत बड़ा कोई मसला है नहीं, है ना, छोटा सा चीज था तो क्लियर हो गया. अब कल नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सेशन में वी विल हैव द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का. उसके बाद इसको टाटा बाय बाय कर देंगे इस चैप्टर को. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दो तरह का है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, है ना. और फिर पीजो को पढ़ेंगे दो तरह का, बहुत आसान है. एक प्रेशर डिपेंडेंट है, हीट डिपेंडेंट है, 2 मिनट में निकल जाएगा. ठीक है, और फिर पीजो को बांटेंगे फेरी और फेरो इलेक्ट्रिसिटी में, चैप्टर हो जाएगा क्लोज. उसके बाद फिर थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन मेरे लिए होगा तो आई वुड लव टू हैव, मैंने रिपीटेडली आई हैव मेंशन्ड इट, रिपीटेडली आई हैव सेड इट, मतलब I would like to have all your queries. You can shoot it through WhatsApp, in the comment box, in the inbox. Whenever I will be online, I will answer those queries. Feel free to ask.
ठीक है, तो आज का समाचार समाप्त हुआ है ना। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मतलब कल भी आऊं, और फाउंडेशन का नहीं, कल मैं मोल कंसेप्ट का वीडियो बनाऊंगा। मैं कल से 11 का टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब फेसबुक लाइव पर। तो कल मोल कंसेप्ट बनाऊंगा, परसों फिर डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग इस चैप्टर को, सॉलिड स्टेट को हम लोग निपटाएंगे। तो कल फिर बात होगी 11 के टॉपिक की। 11 की टॉपिक से रिलेटेड कल मोल कंसेप्ट, पहला दिन इनॉग्रल लेक्चर, कल उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फिर हैव टेक अ लीव। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी होगा तो यू कैन हैव द queries in the inboxes through WhatsApp or in the comment box। ठीक है, ओके, तो ठीक है, फिर खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब बखैर, अच्छे से रहिए आप लोग। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, बदले में आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज, गुड नाइट।